डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ का लास्ट पार्ट। और इस लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस और दूसरे कॉन्सेप्ट्स। ब्रेक इवन एनालिसिस मेरी अपेक्षा है कि आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं आपको एक स्नैपशॉट दे देता हूँ जिससे कि आपको इसका समझने में आसानी होगी। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट है वो इक्वल हो जाते हैं। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो हम इतनी यूनिट्स बेच दें कि हमें जो लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस होना ख़त्म हो जाए, और इन दोनों के जो मध्य टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के जो मध्य जो एरिया बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसे हम कहेंगे टारगेटेड प्रॉफिट। अब ये बना कैसे, इसको समझिए आप। हमने एक्स एक्सिस पर सेल्स वॉल्यूम लिया यूनिट्स में, कि हमें यहाँ पर यूनिट्स को ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस पर हमने अपने प्राइसेस डॉलर्स, इंटरनेशनल ट्रेड में हमेशा डॉलर्स की बात होगी, तो रुपीज़ या डॉलर्स वो हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट एक समान रहेगी, चाहे हम कितनी भी यूनिट्स बना लें। इस बात को आप समझते हैं। जो इनिशियल कैपिटल है, जो मशीन की कॉस्ट है, वो सब शामिल की जाएगी उस फिक्स्ड कॉस्ट में। आपने पढ़ रखा होगा, फिक्स्ड कॉस्ट थ्रू आउट द प्रोडक्शन कभी चेंज नहीं होगी। इसके बाद हमने अपनी टोटल कॉस्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो टोटल कॉस्ट में जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है वो कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगी। इसलिए आप देखिए कि जो टोटल कॉस्ट की लाइन है वो स्टार्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में, और इसमें जब जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करते जाएंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में मिलकर टोटल कॉस्ट को इंक्रीज़ करती चलेगी। इसलिए आप देखिए कि जो टोटल कॉस्ट की लाइन है वो सेल्स वॉल्यूम के साथ में इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे जैसे हमने यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम आते हैं रेवेन्यू पर। आप ज़ीरो पॉइंट पर देखिए, हमारी कोई रेवेन्यू नहीं है, जबकि हमने एक भी यूनिट सेल आउट नहीं की है। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल जो कॉस्ट है वो लगभग 300 के लगभग हमें पता चलती है, जब तक कि हमारी एक यूनिट भी नहीं बढ़ रही है। जब हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 10वीं यूनिट तक आते हैं, तब भी हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ रही है। लेकिन जब हम 30वीं यूनिट बेच रहे हैं, उस 30वीं यूनिट पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी टोटल रेवेन्यू के साथ में मैच हो गई है, वहाँ पर दोनों सेम हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 30 यूनिट बेचनी पड़ी हैं हमारे रेवेन्यू को और कॉस्ट को मैच करने के लिए। अब जब हम 31वीं यूनिट बेचेंगे तब हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस वो एनालिसिस है जिसके थ्रू हम ये पता लगा देते हैं एडवांस में ही कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट पर आने के लिए कितनी यूनिट्स सेल करनी पड़ेगी, जबकि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है या जो टोटल कॉस्ट है वो हमें दी गई हो तो, या हमें पता हो तो। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि मार्केटिंग टीम अपने एफ़र्ट्स को पहले ही पता लगा ले कि उसको कितने एफ़र्ट्स करेंगे कम से कम बीईपी पे लाने के लिए, इतनी यूनिट सेल करने के लिए। बीईपी जितना लेट आएगा, मार्केटिंग टीम को उतना ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा बीईपी को अचीव करने के लिए। और कोई भी कंपनी ये चाहती है कि जो उसका बीईपी है वो जल्दी से जल्दी अचीव हो। तो मार्केटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही नहीं, मार्केटिंग में भी जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो बहुत अच्छी खासी अहमियत रखता है। मुझे आशा है कि आपको ये ब्रेक इवन एनालिसिस समझ में आया होगा।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, स्कैटर टॉपिक्स हैं, उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइसेस। जो कीमत है उनकी एक रूपता। कभी कभी मार्केट फोर्सेस ऐसे हो जाते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हमें कई बार प्राइस फ्लक्चुएट करने पड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसे बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे, जैसे कि रॉ मटेरियल की जो कीमत है उसमें बड़ा चेंज आ गया, जिस रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ना चाहते हुए भी कंपनी को उसके जो कीमत है, जो प्राइसेस है, वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइसेस कंज्यूमर परसेप्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमर परसेप्शन कुछ इस तरह रहता है कि अच्छा ठीक है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इतने पैसे में आ जाता है, तो वो अपना बजट तैयार करता है मंथली। अपना जब भी बजट तैयार करेगा कि उसको अपनी इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, और इसमें वो कभी भी ज़्यादा बड़े प्राइस फ्लक्चुएशंस को नहीं गिनता है। जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है वो कभी भी बड़े फ्लक्चुएशंस के लिए रेडी नहीं रहती है, ठीक है। 0.5%, 1%, मैक्सिमम 2% तक वो ठीक है कि हो जाता है कि 10 का एक 11 रुपया हो गया होगा या 12 रुपया हो गया होगा। वो कभी भी ये मान के नहीं चलेगा कि 10 के 15 रुपये अचानक हो जाए, वो है। तो कंपनी को कंज्यूमर साइकोलॉजी और कंज्यूमर परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्मिटी रखनी पड़ती है, लेकिन मार्केट फोर्सेस के चलते कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। प्राइस मेंटेनेंस भी इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स ऐड हो जाते हैं। मान लीजिए कोई भी एक कॉम्पिटिटर है, उसने अपने प्रोडक्ट के प्राइस कट कर दिए, और उसके प्राइस कट करने से आपके सेल्स वॉल्यूम पे असर पड़ गया, क्योंकि कंज्यूमर को जो चीज़ सस्ती मिलेगी वो खरीदेगा। तो जो कंपनी है उसका तो रेवेन्यू लॉस हुआ, सेल्स वॉल्यूम कम हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि प्राइसेस अगर कट हो गए और उससे 1% ठीक है चलेगा, 2% चलेगा, लेकिन अबाउट 3-4% नहीं चल पाएगा। अगर वो 3-4% की सेल्स में गिरावट होती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण गिरावट है, जिसको कंपनी नज़रअंदाज नहीं कर सकती, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो प्राइस कट्स हैं वो लेने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली जो कंपनी है जिसका प्राइस हाई था या हाई बन गया था क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर ने उससे जो भी राइवलरी जो प्रोडक्ट था उसका प्राइस कट कर दिया था, तो उसको भी उसी लेवल पर लाना पड़ेगा। ठीक है, उसने 1.5 रुपया कम किया है, तो हमें भी अगर 3-4% तक का अगर सेल्स वॉल्यूम का लॉस हुआ है, रेवेन्यू का लॉस हुआ है, तो वो भी अपना जो प्राइस कट है वो भी उसके लेवल तक ही करेंगे। अब बात आती है डिस्काउंट पॉलिसी की। डिस्काउंट पॉलिसी सभी कंपनियों के लिए अलग अलग होती है। डिस्काउंट पॉलिसी का जो मेन मोटो होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि हम किसी भी प्रकार अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा सकें। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर कॉम्पिटिटर ने अगर अच्छा डिस्काउंट दे रखा है, तो कुछ साथ में कोई प्रोडक्ट अटैच करके या फ्री सैम्पल्स देकर, वो अलग अलग डिफरेंट है, वो सेल्स प्रमोशन में हम बात करेंगे। तो कैसे भी करके वो जो डिस्काउंट पॉलिसी है उसको फ्लेक्सिबल वो बनाते हैं, लेकिन डिस्काउंट पॉलिसी ऐसी भी नहीं हो सकती कि जो भी उत्पाद की जो लागत है उस लागत से नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है, वो 20% के मार्जिन के बजाय 15% के मार्जिन पर ऐड ऑन करेंगे, लेकिन कभी भी वो उसकी लागत से नीचे नहीं आएंगे। तो डिस्काउंट पॉलिसी हमेशा कॉम्पिटिटिव इन नेचर होती है, जैसा कि जो कॉम्पिटिटर है उससे अच्छी डिस्काउंट पॉलिसी लोग रखने की कोशिश करते हैं। तो ये अनवरत प्रक्रिया है, कभी डिस्काउंट 2% होता है, कभी 5 होता है, कभी 10 भी हो जाता है। तो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, कंपनी की फेज़ क्या है, ट्रेड साइकिल कौन सा चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल होती है। स्पेशल टेलिंग्स जो स्पेशल सेलिंग जो टर्म्स हैं वो कुछ इस प्रकार से रहती हैं कि जो चीज़ें बहुत कम खरीदी जाती हैं, जैसे कि टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, कार, मोटरसाइकिल्स, ये चीज़ें
बहुत कम खरीदी जाती हैं। कम इन द सेंस कि अगर किसी कंज्यूमर ने कभी टीवी ले लिया है तो ऐसा माना जाता है कि 2-3 साल के पहले वो नया टीवी नहीं खरीदेगा। नॉर्मली जो इंडिया की जो मिडिल इनकम लेवल जो फैमिलीज़ हैं उनमें ये ट्रेंड देखा गया है। तो जब उन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाएगा तो उनके साथ में कुछ स्पेशल सेलिंग टर्म्स भी डाली जाएंगी। जैसे किसी ने टीवी खरीदा, टीवी खरीदने के बाद में इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल फ्री है। अभी तक फ्री मिलता रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा कीमत का कोई टीवी है अथवा कोई अ, ऐसी चीज़ है जिसका रख रखाव भी बहुत खर्चीला होता है, तो उसके लिए फिर स्पेशल सेलिंग टर्म्स बनाई जाएंगी। उनको बताया जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट होगा वो इतनी कीमत का होगा, तब डिलीवर हो पाएगा, उसका रख रखाव इस प्रकार से होगा और उसमें इतना खर्चा आएगा, वो पहले ही बता दिया जाता है। तो जो सेलिंग टर्म्स हैं, जो टर्म्स और कंडीशंस हैं सेलिंग की, वो उसको एडवांस में बताया जाएगा। अगर एग्री होते हैं तो वो फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। और रही बात क्रेडिट टर्म्स की, क्रेडिट टर्म्स आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि ईएमआईज़ पर सामान अब मिलने लगे हैं, जो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होते हैं उन पे अब आप वस्तुएं खरीद सकते हैं, टेलीविज़न, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि। और ये जो क्रेडिट टर्म्स हैं आजकल, होता ये है कि जो कंपनी है वही अपनी एक सिस्टम कंसर्न बनाकर फाइनेंस उपलब्ध करा देती है और उस पर कुछ नॉमिनल वो इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सी कंपनी है, लेकिन क्रेडिट टर्म्स को पहले ही बता दिया जाता है। अगर कंज्यूमर उन क्रेडिट टर्म्स पे राज़ी होता है तो वो क्रेडिट अवेल करता है। कोशिश की जाती है कि वो क्रेडिट को अवेल कर ले। उससे क्या होता है कि उसकी जो सिस्टम कंसर्न है, जो फाइनेंस उपलब्ध करवा रही है, उसको थोड़ा सा ब्याज का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन आजकल ज़ीरो इंटरेस्ट पेमेंट भी होते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाता है। हालांकि उनका अ, जो एक मुश्त जो पैसा होता है वो नहीं आता है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए वो लोग 0% फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग जो टर्म्स थी, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। थैंक यू।